ये आई है उत्तर प्रदेश के अंदर आज बिल्कुल एकदम भयमुक्त वातावरण है, कानून का राज है और कानून से बाहर कोई भी जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी ही। उत्तर प्रदेश के ये कानून का राज है। अपने राज्य में अपने राज्य में देंगे आप लोग चित्रकूट में आप लोग उत्तर प्रदेश को बैठिए भाई, चाह रहे थे। नहीं मान सिंह जी, नहीं शांत रहिए। आपने अपनी बात कह दी, सरकार ने अपना पक्ष रख दिया, बात समाप्त हो गई। 3 जून 1995 के पहले उत्तर प्रदेश में ग्राम समाज की भूमि पर जो लोग झोपड़ी डालकर किसी तरह का, जिसको अवैध कब्जा कहते हैं, अगर कब्जा करके रह रहे हैं, वो सारी जमीन उनको लिखा पढ़ी में उनको उसका हक दिया जाए। ये बहुजन समाज पार्टी की माननीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी। और आज की सरकार कहना अपराध नहीं है कि यूपी में जंगल राज है, माननीय हाईकोर्ट। ठीक बात। ये माननीय हाईकोर्ट का बयान है सर, किसी दूसरे का बयान, मेरा बयान नहीं है, मेरी पार्टी की किसी व्यक्ति का बयान नहीं है। और उन्होंने यह भी, हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि यूपी के सीएम ने राज्य को जंगल राज में बदल दिया है। यह हाईकोर्ट का बयान है। और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है हमारी सरकार के प्रति, जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का बयान है, सुप्रीम कोर्ट अपने बयान में कह रहा है कि हम यूपी सरकार से तंग आ चुके हैं, वहां जंगल राज कि बाबा साहब का जो बनाया हुआ संविधान है, जो कानून व्यवस्था है, उसको संशोधन करके, अमेंडमेंट करके, या मन चाहे बुलडोजर का ही कानून स्थापित कर दे। कि सच जब तक अपने जूते पहन रहा होता है तब तक झूठ अपनी आधी दुनिया का सफर तय कर लेता है। दिनांक 13 फरवरी 2023 को जनपद कानपुर देहात में मड़ौली गांव में प्रशासन द्वारा बुलडोजर से कब्जा हटवाते समय आग लगने से मां और बेटी की जिंदा जल जाने के संबंध में और इसी विषय से संबंधित एक सूचना श्री अंबेडकर जी ने दी थी, तो इन दोनों सूचनाओं को एक साथ संबद्ध कर रहे हैं। मानवर, जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, प्रदेश में कानून का शासन समाप्त हो गया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में अपराध का डंका बज रहा है। भारतीय जनता पार्टी राज में अराजकता, बलात्कार, हत्या, महिला उत्पीड़न की खुली छूट मिली हुई है। महिलाओं और मासूम बच्चियों के लिए उत्तर प्रदेश सर्वाधिक उत्पीड़न का प्रदेश हो गया है। उत्तर प्रदेश में दबिश के नाम पर पुलिस घरों में घुसकर महिलाओं से अभद्रता, उनकी हत्या कर रही है। दबिश के नाम पर पुलिस की दबंगई से महिलाओं की जान जा रही है। सत्ता के संरक्षण में अराजकता और अव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है। असली गुनाहगारों के साथ पुलिस प्रशासन के लोग हत्याएं भी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए जनपद कानपुर में दिनांक 13 फरवरी 2023 को कानपुर देहात के मड़ौली गांव में कब्जा हटवाते समय आग लगने की दिल दहला देने वाली घटना हुई, जिसमें मां व बेटी जिंदा जल गई। एसडीएम और पुलिस सरकारी जमीन से कब्जा हटवाने बुलडोजर के साथ पहुंची तो कब्जेदार कृष्ण गोपाल दीक्षित, पत्नी प्रमिला दीक्षित और उनकी बेटी नेहा झोपड़ी में चली गईं और कुछ देर में अंदर आग लग गई। मां बेटी को बचाया भी जा सकता था अगर बुलडोजर सही से छप्पर हटाता और पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाई होती। सरकार की बुलडोजर नीति से 2 महिलाओं को जान गंवानी पड़ी। ग्रामवासियों का यह भी कहना है कि शासन व प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की पूर्व में कोई सूचना नहीं दी गई थी। इस प्रकार की घटनाओं से पूरे प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है। प्रदेश की जनता पुलिस के भय व आतंक के माहौल में जीने को विवश है। लोगों में सरकार व पुलिस प्रशासन के प्रति भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। लोग आंदोलित हो रहे हैं। कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। अतः लोक महत्व के अविलंबनीय विषय पर माननीय सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं। डॉक्टर मान सिंह जी। एक प्रसिद्ध विद्वान की 2 पंक्तियों से मैं अपनी चर्चा प्रारंभ करूंगा। प्रसिद्ध विद्वान थे मार्क ट्वेन। उन्होंने कहा था
कि सच जब तक अपने जूते पहन रहा होता है तब तक झूठ अपनी आधी दुनिया का सफर तय कर लेता है। कानून व्यवस्था के विषय में आज जिस तरीके से प्रदेश भर में हाहाकार मची हुई है, कानपुर देहात की घटना जहां मां बेटी को जिंदा जलाकर मार दिया जाता है, इसके बाद भी कानून का यदि महिमा मंडन होता है तो मैं समझता हूं कि यह कहीं से भी तर्कपूर्ण नहीं है। अपराध के मामले में मैं पीठ का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। माननीय नेता सदन नहीं हैं जिन्होंने कहा कि अपराध बिल्कुल घट गए हैं। ये रिपोर्ट सीतांशु कुमार पुलिस उपाधीक्षक नोडल अधिकारी राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो उत्तर प्रदेश लखनऊ का डाटा है, मेरा नहीं है। इसमें 1/11/2022 से 31/12/2022 तक का उल्लेख किया गया है, जिसमें दहेज और मृत्यु 304, माननीय बलात्कार। माननीय डॉक्टर मान सिंह जी, आपकी सूचना कानपुर की घटना पर है और आप दहेज उत्पीड़न के अपराधों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। माननीय सभापति प्रदेश भर की चर्चा कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, उसकी जो पहली हमारा लाइन अनुरोध है, ये है कि पहली लाइन माननीय विषय पर सभापति रहिए महोदय, ना। पहली लाइन कानून व्यवस्था पर है माननीय जी। पहली लाइन उसकी आप, मैं पढ़ के ऐसा है ना कि सुना देता हूं। अब आप पहली लाइन पर अलग बोलेंगे, तीसरी लाइन पर अलग बोलेंगे, 8वीं लाइन पर अलग नहीं, बोलेंगे, ऐसा कैसे होगा? उसका- आपका विषय जो है, कानून व्यवस्था है। आपका विषय कानपुर में घटी घटना है, तो आपका विषय यही है ना? माननीय मना करिए, सभापति ये नहीं है। महोदय, माननीय सभापति क्या विषय है आपका? में- आपका विषय क्या है? प्रदेश में कानून व्यवस्था, शासन का कानून की व्यवस्था समाप्त हो गई है, यह मूल विषय है उसका। वह तो एक घटनाक्रम है सर। नहीं ये तो एक एग्जाम्पल विषय दिया गया है। आपका विषय कानपुर की घटना है। कानपुर की घटना पर सीमित करिए तो अच्छा माननीय है। सभापति महोदय, कानून व्यवस्था पर यह प्रश्न लगाया गया है, एक ज्वलंत उदाहरण दिया गया है कानपुर की घटना। ये 105 का आज का ये शीर्षक है। कानून व्यवस्था पर इसका मूल केंद्र बिंदु है। वो तो एक उदाहरण दिया गया है कानपुर की घटना का। नहीं तो उदाहरण की भी आवश्यकता नहीं थी ना। आप खाली कहते कानून व्यवस्था यहाँ की खराब हो गई है, उसमें आप उस घटना का भी जिक्र करते और 4 घटनाओं के जिक्र करते, आप 10 घटनाओं का जिक्र करते, लेकिन आपने एक घटना भी लिख दी ना। माननीय सभापति महोदय, चलिए ठीक है, लेकिन सीमित शब्दों में अपनी बात पूरी जी करिए। जी माननीय सभापति, बलात्कार के 400 केसेस, अपहरण के 1509, छेड़खानी के विरुद्ध कार्रवाई 511, ये मानवर आंकड़े हैं। और एक घटना 14 फरवरी 2023 की है, जिसमें 7वीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म करके उसका वीडियो बनाया जाता है। माननीय सभापति महोदय, अगर यह कानून का राज है, जहां बलात्कार करने के बाद बच्चियों का वीडियो बनाया जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि इस कानून के राज में समाज अपनी सहानुभूति प्रदान करेगा। एक घटना माननीय सभापति महोदय गैंग रेप पीड़िता का है, लखीमपुर खीरी की है, जहां पर पीड़ित थाने पर जाती है, उसकी बात नहीं सुनी जाती है और वह तंग आकर के जहर खा के अपनी जान दे देती है। ये लखीमपुर खीरी की घटना है, 12 फरवरी 2023। माननीय सभापति महोदय, वो घटना बाद में मैं बता दूंगा।
अरे इधर देखिए, इधर देखिए, माननीय हमको सभापति बताइए, महोदय वो कह रहे हैं घटना घट गई है हमको तो बताइए। जी जी मैं बता रहा हूं। हाँ, उनको मत बताइए। ये माननीय सभापति महोदय एसआर स्कूल प्रकरण का है। पिता का दावा है कि प्रिया का कमरा नहीं किया सील और मृतका प्रिया भटकती रही। मरने के बाद उनके परिजन और ये सबूतों के साथ ये तथ्य कहाँ से मिला आपको? ये तथ्य किसी अखबार में छपा है? मानवर किसी अखबार में छपा है ना? मैं डॉक्टर तथ्य मान सिंह जी अखबारों का संज्ञान नहीं लेते हम लोग। मानवर मैं तथ्य 3 एविडेंस के आधार पर प्रस्तुत कर रहा हूं। ठीक है। एक तथ्य मैं अभी बताया कि सितांशु कुमार पुलिस उपाधीक्षक नोडल अधिकारी राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो का कर रहा हूं। एक मैं डाटा आपको मानवर दे रहा हूं। ये डाटा है एनसीडब्ल्यू का, एक डाटा है अखबार का। तो मानवर इसमें तीनों डाटे सम्मिलित है, कोई एक एविडेंस नहीं है ये। अब अगर आप तीनों को डिनाई करें, ठीक है, नहीं ये आपकी महिमा है। हम किसी को डिनाई क्यों करेंगे? तो ये एविडेंस जो मैं दे रहा हूं, डिनाई ये तो खाली सरकार पेपर के नहीं है। सरकार करेगी ना डिनाई। जी जी मानवर, हम नहीं करेंगे डिनाई, हम तो आपकी बात सुनेंगे। जी जी जी। एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट है कि कुल 30,957 शिकायतों में से लगभग 54%, 54.5% शिकायतें खाली उत्तर प्रदेश की हैं। उत्तर प्रदेश की कानून के व्यवस्था में जो महिमा मंडन किया जाता है, अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, यह पेपर का नहीं है, ये एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट है। ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि 54.5% खाली उत्तर प्रदेश का शेयर है अपराध। माननीय सभापति महोदय, एक प्रकरण है 2 जनवरी का, इटौंजा में युवती की गला कसकर हत्या कर दी जाती है और उसका शव झाड़ियों में फेंक दिया जाता है। माननीय सभापति महोदय, एक घटना 19 जनवरी की है जिसमें किशोरी के अपहरण रेप में 3 लोग उसमें सम्मिलित रहते हैं। मानवर, घटनाओं का तो पूरा लेखा जोखा इसमें दिया ही गया है। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस दिन कानून में यह घटना घटित हुई, सॉरी कानपुर में, कानपुर देहात की घटना आज घटित होती है और दूसरे दिन माननीय नेता सदन का पत्रकार वार्ता होती है जिसमें कहा जाता है कि हम भूमाफियों को छोड़ेंगे नहीं और गरीब को छेड़ेंगे नहीं। मैं सदन से यह पूछना चाहता हूं कि कानपुर सरकार से पूछना चाहता हूं कि कानपुर की जो मां बेटी को जिंदा जला दिया जाता है, वो कितने बड़ी भूमाफिया थी, यह मैं सरकार से जानना चाहता हूं। यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि आज घटना घटित होती है और उप मुख्यमंत्री दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हम भूमाफिया को छोड़ेंगे नहीं, गरीब को छेड़ेंगे नहीं। तो पहले सरकार तय कर ले, नेता सदन तय कर ले कि क्या वो गरीब मां बेटी भूमाफिया थी, या तो मुझे लगता है कि बाबा साहब का जो बनाया हुआ संविधान है, जो कानून व्यवस्था है, उसको संशोधन करके, अमेंडमेंट करके, या मन चाहे बुलडोजर का ही कानून स्थापित कर दे। अगर बुलडोजर से ही पूरी शासन व्यवस्था चलाई जा सकती है, बुलडोजर से गरीबों का घर ढहाया जा सकता है, तो उसके पहले कम से कम नियम का तो पालन कर, अमेंडमेंट करके बुलडोजर को ऐड कर दे कानून व्यवस्था में। मानवर, कानून व्यवस्था का तो मैं जिक्र करता, एक घटना का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि हाथरस में
दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद जब परिजन को उसकी डेड बॉडी मिलती है तो प्रशासन द्वारा जबरदस्ती डेड बॉडी को छीन करके केरोसिन डाल करके उसकी डेड बॉडी को जला दिया जाता है। क्या यह कानून का राज है कि जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उस डेड बॉडी को उस संस्कार से अंतिम विदाई जो परिजन उसको देते, उसको जबरदस्ती पुलिस वाले लेकर के उस डेड बॉडी को जलाते हैं? क्या यह कानून व्यवस्था है? कानून व्यवस्था के बारे में मैं एक घटना का और जिक्र करना चाहूंगा। वह घटना ललितपुर जिले की है और ललितपुर जिले में बलात्कार की पीड़िता जब थाने जाती है तो खुद पुलिस वाले बलात्कार करते हैं। क्या यह कानून का राज है? क्या मैं एक घटना का और जिक्र करना चाहूंगा। माननीय वर्तमान सरकार केवल बदले की भावना से काम कर रही है। कानून इनके लिए कोई मायने नहीं रखता, संविधान इनके लिए कोई मायने नहीं रखता और धाराओं से तो यह ऐसे खेलते हैं जैसे धाराएं कानून के लिए नहीं बल्कि इनके खेलने के लिए बनाई गई है। आपका ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहूंगा कि एक प्रार्थी है प्रहलाद से, पिता माता दी ये सिराथू कौशाम्बी के रहने वाले हैं, जहां के हमारे नेता सदन है। चुनाव में क्या हुआ उस परिप्रेक्ष्य में मैं नहीं जाऊंगा। शासन सत्ता का दुरुपयोग करते हुए उनमें SC/ST लगाया जाता है, गलत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाता है, यानी उन लोगों का जीना दुश्वार कर दिया गया है। ऐसे कानून का राज स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। अरे आप शांत रहिए। माननीय डॉक्टर मान सिंह जी, माननीय सभापति महोदय, इसी घटना पर अगर आप सूचना देते तो सरकार उत्तर देती। सुन लीजिए। अब सरकार तो उत्तर देगी माननीय नहीं। सभापति महोदय, आपने अपनी बात कही। माननीय सभापति अरे बैठिए, महोदय, माननीय सभापति महोदय, सुरेंद्र चौधरी जी बैठिए। सुरेंद्र चौधरी जी आप बैठिए। माननीय सभा, अरे सुरेंद्र चौधरी जी बैठिए। माननीय सभापति महोदय, सुरेंद्र चौधरी जी, माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, बोलने मना करिए अपने सदस्य को बैठवाइए। आपको नहीं, क्या बात है आपको नहीं, नहीं सुरेंद्र चौधरी जी, गलत बात है ये। मना किया जा रहा पीठ से बार बार, तो आप इस तरह से जब आप बोलेंगे तो उसमें वो व्यवधान डालेंगे। फिर माननीय सभापति ना महोदय, आपको रोके ना उनको रोके। माननीय सभापति गलत बात महोदय, है। माननीय सभापति महोदय, माननीय डॉक्टर मान सिंह, यह कानून का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि पीठ का भी कार्य सही से संचालन ना हो, उठ करके अपना वक्तव्य जारी कर रहे हैं। ये उसका नमूना दिखा रहे हैं कि ऐसे ही ये कानून का राज चाहते हैं। अगर सच में साहस है तो माननीय सभापति महोदय, क्या इतने उदाहरण पर्याप्त नहीं है? थाने के अंदर बलात्कार होता है, लड़के को केरोसिन डाल के जलाया जाता है, क्या यह कानून का राज है? मैं पीठ का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। अपराध, भूमाफिया, बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती चरम पर है। कानून का राज नहीं बल्कि इनका राज स्थापित करने का प्रयास हो रहा है। इसलिए मैं पीठ का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। समाप्त करिए। हाँ, माननीय सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की तरफ कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। जो हमारी उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट है उसने बयान जारी किया है कि यह कहना अपराध नहीं है कि यूपी में जंगल राज है। माननीय हाई कोर्ट, ठीक बात है। ये माननीय हाई कोर्ट का बयान है।
सर किसी दूसरे का बयान, मेरा बयान नहीं है, मेरी पार्टी की किसी व्यक्ति का बयान नहीं है। और उन्होंने यह भी, हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि यूपी के सीएम ने राज्य को जंगल राज में बदल दिया है। यह हाईकोर्ट का बयान है। और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है हमारी सरकार के प्रति जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का बयान है, सुप्रीम कोर्ट अपने बयान में कह रहा है कि हम यूपी सरकार से तंग आ चुके हैं, वहां जंगल राज है। यह सुप्रीम कोर्ट कहता है। हम तो निवेदन करेंगे आप अपनी बात नहीं महामहिम कहेंगे? राष्ट्रपति से अपनी बात नहीं कहेंगे? कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की इस संज्ञान लेने के बाद उत्तर प्रदेश में जो है इस सरकार को बर्खास्त करके जो है यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए, जहां का हाई कोर्ट और जहां की सुप्रीम कोर्ट दोनों इस तरह का, जिस सरकार और जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह का सबूत सहित जो है बयान देती है, तो फिर इस सरकार को चलने का कोई हक नहीं है। लेकिन हमारे सरकार के नुमाइंदे लोग इसके बाद भी जो है दलील देते हैं कि यह जो है सरकार माननीय अखिलेश यादव की सरकार और श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार से बहुत बेहतर सरकार। इसके बाद आज की जो घटना है, आज की घटना है कि आज की घटना जो कल की घटना आज निकली है कि सो रही महिला के साथ दुष्कर्म, उसके बाद हत्या। यह जो है आज जो है अखबारों में जो जारी है, बयान हुआ है जो है अमर उजाला में। फिर इसके बाद वैसे ऐसे समाचारों पर कम ध्यान देना कार्टून दिखाने के बहाने मासूम से दुष्कर्म, छेड़छाड़ से तंग छात्रा फंदे से लटकी। यह जो है घटनाएं, ऐसी घटनाएं, पुलिस कस्टडी में युवक की मौत, पूछताछ के लिए थाने पर बुलाया गया। खीरी लखीमपुर में 2 दलित बहनों के साथ रेप, मैनपुरी थाना क्षेत्र में छेड़छाड़, इस संभल जिले में, चंदौसी जिले में, मैनपुरी जिले में और लखनऊ में तमाम महिलाओं के साथ जो है ये घटनाएं हुई हैं। और पूरे आंकड़ा अगर देखा जाए राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो उत्तर प्रदेश का, तो एक महीने में, केवल 1 महीने का आंकड़ा है, 1 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक दहेज मृत्यु 124, बलात्कार 1 महीने में 213, सील भंग 689, अपहरण 749, छेड़खानी 201 और पारिवारिक महिला उत्पीड़न 1448। यह 1 महीने का। 23 जिसमें हम खड़े हैं, इस 23 में 1 महीने केवल जनवरी का यह रिकॉर्ड है। और यह रिकॉर्ड मेरा नहीं है, न अखबार का है, यह जो है राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो उत्तर प्रदेश लखनऊ से जारी है। और दूसरा रिकॉर्ड आपको बता दूं, केवल 2 महीने का, 1 नवंबर 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक दहेज मृत्यु 304, बलात्कार 400, सीलभंग 1387, अपहरण 1509, छेड़खानी 511 और पारिवारिक महिला उत्पीड़न 3738। यह 3 महीने की घटना है। और इसमें पूरे साल का आंकड़ा निकाल लें, 5 साल की सरकार का आंकड़ा निकाल लें, तो कहीं से भी औचित्य नहीं बनता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई कानून का राज है या कोई महिला या कोई पुरुष जो है इस प्रदेश में सुरक्षित है। इसलिए हम ठीक है, आपसे यह निवेदन करना चाहेंगे
कि इस 105 की सूचना को जी इस 105 की जो सूचना हमने दिया है, इस लोक महत्व के अविलंबनीय विषय पर माननीय सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं। ठीक है। श्री भीमराव अम्बेडकर जी, मुकुल जी अब ऐसा मत करिए, 2 लोग बोल चुके हैं, अम्बेडकर जी को बोल लेने दीजिए। सभापति महोदय जी, देखिए ऐसा है ना, एक तो 1 मिनट में ही बात खत्म। अच्छा 1 मिनट में कहिए। माननीय सभापति महोदय जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया कानून व्यवस्था पर। जैसा कि हमारे साथी बता चुके हैं, जो कानपुर की घटना हुई है उसके बारे में मेरा व्यक्तिगत जो मेरी जानकारी है, ऐसा नहीं होना चाहिए था प्रदेश में कि किसी भी परिवार के बच्चे और परिवार या किसी मकान में या किसी जगह में हैं और अधिकारी, वो भी एक उप जिला अधिकारी जो जिले का दूसरे स्थान का अधिकारी होता है, उसके समक्ष इस तरह की घटना होती है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी निंदनीय घटना है। कानून व्यवस्था की जो सरकार दुहाई देती है कि इस प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज्य कायम हो गया है, मेरी जानकारी में अभी 8 दिन में ये 3 बड़ी घटनाएं हुई है। सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे महत्वपूर्ण जो योजना है अग्निवीर, जिसकी बच्चे तैयारी कर रहे थे, उसमें जो बच्चे अपनी मेहनत से और लगन से उसमें आ गए, कुछ अपराधियों ने उनके पत्र जो कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट की पत्रिकाएं थी वो ले ली और उनसे कहीं ना कहीं इस तरह की मानसिकता अपने आप में रखी कि हमें धनोपार्जन इसमें मिले, और जिससे उन गरीब बच्चों के जीवन में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही। जब वो हमसे मिलने आए और उन्होंने कहा कि मैं अपना जीवन समाप्त कर लूंगा यदि मेरे पेपर पत्रायण नहीं मिले, मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा को इसकी सूचना दी और मैंने कहा, जब जिम्मेवार लोग समाज के जागृत हुए और समाज के जिम्मेदार लोगों ने उस पर विचार अपने अपने रखे और जब स्थिति धरना देने की आई, तब जाके उनके पत्र बच्चों के मिले। मान्यवर, मैं आपसे सिर्फ ये सरकार से गुजारिश करता हूं कि इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समाप्त करिए। तीसरी बात, गांव एक है पाठकपुर, जिसमें 3 लड़कों ने 5 घरों में डकैती डाली, एक महिला जाग गई तो उस महिला की गर्दन अलग कर दी। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही और उस महिला के सभी वस्त्र उतार दिए गए। मान्यवर, आपके द्वारा मैं यही आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि सरकार कानून व्यवस्था के राज कायम करे, ऐसी हम आपसे आशा करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मानवर, ये जो घटना है, तो ये घटना एक ग्राम समाज की जमीन है और उस पर जैसा कहा गया कि ये अवैध रूप से उस पर कब्जा करके रह रहे थे। मानवर, हम इस बात को इस तरह से रखना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में सरकार ने एंटी भूमाफिया और भूमाफिया घोषित करने की तो नीति बनाई है, लेकिन जो बार बार देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी 2 भागों में बंट रहा है। एक तरफ इतने गरीब लोग हैं, इसमें मानवर स्पष्ट लिखा है कि वो झोपड़ी डालकर उस ग्राम समाज की जमीन पर रह रहे थे। इसका मतलब है कि उनके पास पहले से कोई घर नहीं है और वो ग्राम समाज की जमीन पर उसको अवैध कब्जा माना जा रहा है कि ये अवैध कब्जा करके रह रहे, इनका झोपड़ी को वहां से कब्जे से हटवाना है। क्या वास्तव में सरकार जिस तरफ जांच कर रही है, तो जांच किस बात की हो रही, वो सरकार के सामने भी अभी ये बिंदु नहीं आ रहे कि जो लोग वहां रह रहे हैं, अब अगर हम इसमें नाम पढ़ देंगे और हमारे ख्याल से जब हम नाम पढ़ेंगे कि इनका नाम है
प्रमिला दीक्षित और इनकी बेटी शिवा और कृष्ण गोपाल हैं इनके जो उस परिवार के मालिक हैं, और ये झोपड़ी बनाकर वहां पर रह रहे थे। और उसमें एक दिन पहले जिलाधिकारी को उस गांव के लोगों ने सूचना दी कि उस जगह पर गांव में अवैध कब्जा करके ये लोग रह रहे हैं। एक दिन पहले प्रार्थना पत्र दिया जिलाधिकारी को और जिलाधिकारी ने आदेश कर दिया। तो जिलाधिकारी के मतलब माइंड सेट मानवर देखिए सरकार से चलता है। सरकार के यहाँ जैसे अभी रेड कारपोरेट बिछा था पूरे दुनिया के, भारत के जो उद्योगपति हैं उनके लिए रेड कारपोरेट कि वो आएंगे स्वागत में, पूरा लखनऊ बिछा था। और लेकिन एक तरफ जो गरीब है, जो झोपड़ी में रह रहे हैं, इसका मतलब आज के समय पर जब हम इस बात को कहते हैं कि पूरे लखनऊ में चौराहे चौराहे पर हजारों की संख्या में लोग फुटपाथ पर रह रहे, नाला नाली पर रह रहे, आप उनको अवैध कब्जेदार मान रहे, और हम उनको जो भारत देश के जो नागरिक हैं, एक तरफ तो बहुत जोर शोर से हम कहते हैं हमें गर्व है, भारतीय होने पर गर्व है, हमारा देश आजाद हो गया, लेकिन क्या हम सोचते हैं अभी भी कि ऐसे लोग हैं? सरकार इस बात की तरफ क्यों ध्यान नहीं दे पा रही है? मैं इस बात को बार बार जब उठाता हूं तो सरकार भी नाराज हो जाती है, हमारे कुछ मित्र इतने खफा हो जाते, कभी कभी लगता है सोचते कहां भीमराव अंबेडकर ने हमारे में खलल डाल दी चैन की नींद में। क्या इनके गांव में लोग, अब तो जाति की बात खत्म हो गई मानवा, क्योंकि हर जाति में अनुसूचित जाति की छोड़ दो, पिछड़े जाति की छोड़ दो और अल्पसंख्यक की छोड़ दो, सबल समाज की जब हम इस नाम को पढ़ते हैं तो शायद उत्तर प्रदेश की बड़ी संख्या में जो लोग हैं जिन पर सरकार को गर्व है कि हमारे मतदाता हैं, हो सकता है उन्होंने वोट दिया हो, लेकिन इस घटना के बाद हमारे पास सैकड़ों फोन आए पूरे उत्तर प्रदेश से, हमारे जिले से भी आए, जहां से हम विधायक रहे वहां से भी फोन आए, और ये बात कही कि मरने का नंबर हमारे ही आता है क्या? और दूसरी तरफ इसमें लिखा है कि धार्मिक चबूतरा भी बना था। अब हम उस बात को नहीं कहेंगे क्योंकि सरकार का खुद ठेका है, उस तरफ तो पूरा ठेकेदार है धार्मिक मामला का, लेकिन वहां पर चबूतरा बना था, वैध था अवैध था, हम इस तरफ नहीं जा रहे। अगर आप क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात पर, हमारी मांग होगी कि पूरे उत्तर प्रदेश में जैसे हमारी सरकार, हमारी नेता उत्तर प्रदेश की 4 बार यशस्वी मुख्यमंत्री रही, परम सम्माननीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने 3 जून 1995 को पहली बार जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसके पहले ग्राम समाज की जमीन पर जो लोग काबिजदार थे मानवर, ये सरकार शायद नोट करेगी और कार्रवाई में आना चाहिए कि एक तरफ आज जो सरकार है, क्या इस सरकार ने उस सरकार से कुछ सीखा? हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी की दरिया दिली से सीखा कि जो लोग ग्राम समाज की जमीन पर जिनको अवैध कब्जेदार कहा जाता था, उनको ये आदेश दिया था सरकार ने एक लाइन का कि 3 जून 1995 के पहले उत्तर प्रदेश में ग्राम समाज की भूमि पर जो लोग झोपड़ी डालकर किसी तरह का, जिसको अवैध कब्जा कहते हैं, अगर कब्जा करके रह रहे हैं, वो सारी जमीन उनको लिखा पढ़ी में उनको उसका हक दिया जाए। ये बहुजन समाज पार्टी की माननीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी। और आज की सरकार क्या करे? झोपड़ी रखे और डीएम ने कहा जाओ काट दो। और अधिकारियों का भी देखो कि एसडीएम, तहसीलदार, थाना इंचार्ज पूरा फोर्स लेके झोपड़ी को और उस धार्मिक चबूतरों पर, अब हम बुलडोजर का नाम नहीं लेंगे क्योंकि बुलडोजर से कुछ लोगों को आपत्ति होती है और कुछ लोग भी खुश भी होते हैं, लेकिन हम उसका नाम नहीं लेंगे क्योंकि ये नाम भी गलत है। बुलडोजर की जरूरत तो वहां होती है, विकास के लिए आप जोड़ते हैं, लेकिन ये झोपड़ी को नेस्त नाबूद करके, तो हमारा मानवर हम सिर्फ इसी घटना, हम कहीं पूरे प्रदेश में नहीं बोले, हम पूरे प्रदेश के हमने एक दूसरी घटना का नाम नहीं लिया मानवर। आप झोपड़ी से चबूतरे तक जा नहीं रहे हैं,
मानवर हम तो झोपड़ी पे ही रहेंगे। आप कह रहे हैं हम चबूतरे तक भी नहीं जा रहे हैं, मानवर चबूतरा है, तो वहां तक भी जाइए ना। मानवर हमने बोला है, इसीलिए बोला कि वो झोपड़ी पर और चबूतरे पर जो धार्मिक चबूतरा चबूतरा धार्मिक इसलिए नहीं जा रहे हैं आप वहां तक। मानवर हम धार्मिक बोल तो दिया, सरकार शायद सरकार आप जाइए ना चबूतरे तक। मानवर हम तो बोले हैं, हाँ। किसी का भी किसी धर्म की बात हो, हम व्यक्तिगत रूप से बहुजन समाज पार्टी की नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी की ओर से हमारी नीति परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो बनाया हुआ संविधान है, धर्मनिरपेक्ष संविधान है। किसी भी धर्म का अगर कोई किसी ने वो किया है तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए। हम व्यक्तिगत रूप से अगर वो धार्मिक चबूतरा है तो उसको सरकार को उसका सम्मानजनक करके, क्या आप उतनी जगह नहीं दे सकते? आप बड़े बड़े वो बनाने की तो बात करते हैं मंदिर को, क्या उस अगर उन्होंने अपने एक गरीब व्यक्ति ने, हमने इस बात को पहले भी कहा था कि सभी संत पुरुष सभी लोगों को अच्छे मंदिर नहीं मिल गए। आज भी ऐसे जो धार्मिक स्थल है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी प्रतिमाएं लगी हैं, आप देखो पहले कहां लगी होगी? गांव में जहां घूरा पड़ता है, ग्राम समाज की जमीन है। आप पूरे प्रदेश में सैकड़ों नहीं हजारों मंदिर को अगर आज आप देख लिया जाए धार्मिक स्थलों को, तो वहां वो ग्राम समाज की जमीन जहां लोगों ने तय किया, ग्राम समाज की जमीन का मतलब गांव के लोगों की जमीन, जो उस गांव के मूल निवासी है। कोई विदेश से आकर थोड़ी वहां मूर्ति की स्थापना करेगा। लेकिन अगर हम गरीब हैं तो हमारी झोपड़ी को उजाड़ दिया जाएगा, अगर हम गरीब हैं तो हमारे धार्मिक स्थल को उजाड़ दिया जाएगा, अगर हम गरीब हैं हमने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को लगा लिया है। अभी आप चले जाओ उसमें वो उन्नाव जो वो है नगर पालिका, उसमें एक स्थान को हटाते हुए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को थाने में रख दिया है। और हमने यहाँ क्वेश्चन भी लगाया तो जवाब आ गया कि हाँ उसको लगा देंगे। 3 साल से आप थाने के अंदर रखे हुए, आप पूरे बैतपुरा थाने में परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा थाने में रखी हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां धार्मिक कितने देवी देवताओं की महापुरुषों की शायद सरकार जांच करा लेगी। हम तो ये भी कहेंगे कि उत्तर प्रदेश के कितने थानों में आपने अवैध कब्जा हटाकर कितने धार्मिक स्थल और महापुरुषों के स्थान पर कितनी उनकी मूर्तियों को उठाकर थानों में रखवाया है। क्या उनको आप सम्मानजनक तरीके से दोबारा स्थापित कराएंगे? मानवर विषय पर रहिए, कानपुर की घटना पर रहिए ना। हम मानवर कानपुर की घटना, अब आपने कृपा कर दी थी तो हमने 2 बात बोल दी। क्या कर दिया? अगर आपने ही कहा कि मैं वहां तक गया, मैं चबूतरे तक नहीं जाऊंगा। अब आपने मानवर कहा था चबूतरे तक चले जाओ, तो हम थोड़ा चले गए। अब हम नहीं जाएंगे मानवर। हमारा स्पष्ट रूप से हमारी मांग है, हाँ, उस परिवार को, वो भूमाफिया नहीं है। सरकार एक तो अपना माइंड सेट ठीक करे कि कोई पहले से आप सेट न कर लो कि सभी भूमाफिया हैं। आपको पहले जांच करानी चाहिए और इस बिंदु पर अगर वो वास्तव में गरीब हैं, उनके पास रहने को जगह नहीं है, तो सबसे पहले उन्हीं को अकेले नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार एक जैसे एंटी भूमाफिया बना दिया है, ऐसे ही भूमिहीन जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको भूमिहीन लोग हैं जिनको रहने को घर नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में आयोग बनाकर जांच कराए और सबको रहने के लिए उनको भूमि उपलब्ध कराए। और जो ये घटना कानपुर देहात की है, इनको विशेष तौर पर पहले इनकी कोई भरपाई नहीं हो सकती है, लेकिन उनको रहने के लिए पर्याप्त घर, उनका धार्मिक स्थल जो भी था उसको पर्याप्त सम्मान सहित उनका दोबारा से उसका स्थायी व्यवस्था की जाए और उनको रहने के लिए साथ साथ अगर वो गरीब हैं तो उनको जमीन का उनको पट्टा दिया जाए जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें। और कम से कम मानवर जो और घटनाओं में होता है, कम से कम 50-50 लाख रुपया उन दोनों मतलब जो माँ बेटी को, उनका पूरा परिवार तहस नहस हो गया है, उनको 50-50 लाख अभी तक क्या सरकार ने घोषणा की नहीं पता। ठीक है, समाप्त करिए मानवर। अब तो उनको मानवर इतना तो मिल गया तो अभी सरकार बता देगी कि कितना दे दिया। हो सकता है 50-50 लाख दे दिया होगा,
अब और सरकार का सुनिए पक्ष, सरकार का मानवर सुनिए। सरकार का पक्ष भी सुन लेंगे और आगे से पूरे उत्तर प्रदेश में जो ये एंटी भूमाफिया का है, अब सरकार एंटी भूमाफिया की उससे निकले बाहर और गरीब कमजोर लोग जो पूरे उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनको जो ग्राम समाज की जमीन पर, शहर की जो जमीन है उस पर जो अवैध कब्जा किए हुए हैं भूमिहीन और गरीब लोग, उनको उन जमीनों का मालिकाना हक देने की सरकार व्यवस्था करेगी। मानवर में पुनः इस अवलंबनी लोकमत के विषय पर संसद की समस्त कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं। उस पर तो आप अलग से सूचना दे सकते हैं। मानवर आपने बोलने का अवसर दिया, आपकी विशेष कृपा है। मानवर आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। हाँ बताइए माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति जी, अभी कानपुर की घटना और यह सूचना है, श्री कृष्ण गोपाल दीक्षित की पत्नी श्रीमती प्रमिला दीक्षित और उनकी पुत्री नेहा दीक्षित की आग लगने से मृत्यु हुई। अभी माननीय अम्बेडकर जी ने कहा कि साहब पहले दिन प्रार्थना पत्र आया, अगले दिन ये सब कार्रवाई हुई। कार्रवाई पहले जो सूचना ग्रामीणों के द्वारा प्रशासन को दी गई थी उसमें पहले से ही कार्रवाई चल रही थी और हमारी सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं करती, बिल्कुल न्यायपूर्ण तरीके से पक्षपात रहित कार्रवाई करती है और इसमें भी कोई पक्षपात नहीं किया गया। 30/12/2022 को प्रार्थना पत्र दिया गया, फिर 1/6/2023 को अतिक्रमण हटाने के लिए फिर नोटिस जारी किया गया। उसके बाद उन्होंने फिर 14/1/2023 को साय लगभग 7 बजे अपनी पत्नी, पुत्रों और बकरियों के साथ नेताओं के साथ कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी कक्ष के सामने धरना प्रदर्शन किया और ये विवाद बढ़ा। इस प्रकार प्रशासन द्वारा समझा बुझाकर रात्रि में उनको वापस किया गया और फिर उसके बाद इस मामले में 27/1/2023 और 13/2/2023 को फिर पूरा ग्रामीणों के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया। इसमें जो घटना हुई है ये वास्तव में दुखद है। प्रशासनिक अधिकारियों के सामने जब यहाँ कब्जा हटाने के लिए पुलिस फोर्स लेखपाल पहुंचे तो परिवार के साथ वो अंदर गए, वहां से आग लगी जिसमें उन्हें बचाने का कहते हैं प्रयास नहीं किया गया। पूरा प्रयास किया गया। दिनेश कुमार गौतम जो थानाध्यक्ष रूरा है वो बुरी तरह से उसमें घायल हुए, झुलस गए और अतिक्रमण हटाते समय लेखपाल को भी चोट आई और इस घटना की रिपोर्ट प्रार्थना के पुत्र शिवम पुत्र कृष्ण गोपाल दीक्षित की तहरीर के आधार पर मुकदमा प्राप्त संख्या 38/2023 अंतर्गत धारा 302, 307, 436, 429, 323, 34 IPC उप जिलाधिकारी मेथा, प्रभारी निरीक्षक रूरा, अन्य राजस्व अधिकारियों, पुलिस बल तथा अन्य अज्ञात के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी अंकित कराई गई है। यानी जो दोषी है उसके खिलाफ सरकार की पूरी खुली मानसिकता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो और उक्त घटना की जांच हेतु प्रत्यक्ष रूप से जिला मजिस्ट्रेट कानपुर देहात के द्वारा श्री JP गुप्ता अपर जिला मजिस्ट्रेट कानपुर देहात को मजिस्ट्रेट जांच हेतु आदेशित भी किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश शासन के गृह विभाग भाग 4 के कार्यालय लाभ संख्या घटना की जांच हेतु डॉक्टर राजशेखर आयुक्त कानपुर मंडल, कानपुर में श्री आलोक सिंह अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर को संयुक्त रूप से जांच करने के लिए भी आदेशित किया गया है। यह मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी इसमें दिए गए हैं और इसके अलावा लखनऊ के इसमें जिलाधिकारी मेहता श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद को निलंबित किया जा चुका है, उप जिलाधिकारी को निलंबित किया जा चुका है, ग्राम मंडोली के लेखपाल श्री अशोक कुमार को भी निलंबित किया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के द्वारा श्री दिनेश कुमार गौतम थानाध्यक्ष रूरा कानपुर देहात को आदेश संख्या 442/2023 दिनांक 14/2/2003 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर पुलिस लाइन में संबद्ध किया गया है। ये सब कार्रवाई की गई। इसके अलावा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 38/2023 धारा
जो मैंने पहले बताया 302, 307, 436, 429, 323, 34 आईपीसी की निष्पक्ष एवं पारदर्शी विवेचना हेतु विवेचना टीम एसआईटी का गठन भी किया गया है, जिसका पर्यवेक्षण पुलिस अधीक्षक हरदोई द्वारा किया जा रहा है। और इसके अलावा ये सब कार्रवाई की गई। उक्त प्रकरण में अभियुक्त अशोक सिंह लेखपाल, ग्राम मंडोली व जेसीबी चालक शिववीर पुत्र सुरजीत संखवार को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। उपरोक्त प्रकरण में मृतका प्रमीला दीक्षित के दोनों पुत्र शिवम एवं अंश को जिला प्रशासन के द्वारा 5-5 लाख रुपए की कुल 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करा दी गई है। और इसमें यह भी उल्लेखनीय है कि अतिक्रमणकर्ता कृष्ण गोपाल दीक्षित निवासी ग्राम मंडोली भूमिहीन नहीं है। जैसा कि आपने बार बार कहा कि भूमिहीन है, गरीब है, ये गरीब हैं लेकिन भूमिहीन नहीं है। उनके पास एक पक्का मकान, कृषि योग्य भूमि जिसका रकबा 0.615 हेक्टेयर है। इसके अतिरिक्त उनके पास बाइक, पर्याप्त संख्या में दुधारू पशु आदि है तथा अतिक्रमणकर्ता के पुत्र के अंश के पास मोबाइल की दुकान भी है। ये सब होने के बावजूद भी सरकार के द्वारा पर्याप्त कार्रवाई की गई है, निष्पक्ष कार्रवाई की गई। जो दोषी हैं वो जेल के अंदर जाएंगे, उन्हें कोई बचाने वाला नहीं है। और जहाँ तक कानून स्थिति की बात की है, हमारे साथी मित्रों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा है कि साहब उत्तर प्रदेश के अंदर कानून की स्थिति बिगड़ी है। मैं 2012 से 2016 तक जो इनकी सरकार के अंदर जो हुआ है उसका, 2022 से 2023 2017 से 2022 मैं जरा बता दूंगा। 2016 के सापेक्ष उत्तर प्रदेश में डकैती में 80.13% की कमी आई, लूट में 61.51% की कमी आई, हत्या के मामले में 32.45 की कमी आई, बलवा में 51 बलवा में 51.65% कमी आई, गृह भेदन में 5.59%, चोरी में 17.9%, और रोड हड़प की घटना में 100%, फिरौती अपहरण में 43% की कमी ये आई है उत्तर प्रदेश के अंदर। आज बिल्कुल एकदम भयमुक्त वातावरण है, कानून का राज है और कानून से बाहर कोई भी जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी ही। उत्तर प्रदेश के कानून का राज है। अपने राज्य में अपने राज्य में देंगे आप लोग चित्रकूट में आप लोग उत्तर प्रदेश को बैठिए भाई, चाह रहे थे। नहीं मान सिंह जी, नहीं शांत रहिए। आपने अपनी बात कह दी, सरकार ने अपना पक्ष रख दिया, बात समाप्त हो गई। नहीं, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं होगा, क्रॉस क्वेश्चन नहीं होगा। अदालत नहीं है ये, अदालत नहीं है ये। कार्य स्थगन स्वीकार करते हैं, कार्य स्थगन स्वीकार करते हैं। और मंत्री जी, कानपुर की घटना में जांच में जो दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कराइए। और कार्य स्थगन स्वीकार करते हैं, सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए संदर्भित करते हैं। का चालक है वो 302 को मुलजिम है।